स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। So chemical bonding and P block, focusing on structure of the molecule. ठीक है, अब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर वगैरह हम लोगों को मैम कैसे निकालना है? हाँ बेटा। मैम क्लास के एंड होते वक्त ना आप एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझा देना, ग्रुप 15 वाला। ग्रुप 15 में कौन ऑक्सीडेशन नंबर से जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो सिर्फ रिड्यूस होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। मैम जैसे ना हम लोग बिस्मिथ और वो आर्सेनिक की बात जब करते हैं तो आप कहते हो कि वहाँ पे ना मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इनर्ट पेयर वहाँ पे इफेक्ट। ऑक्सीड इनर्ट सॉरी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वहाँ पे जो है जो होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती, उनकी 3 तक ज्यादा स्टेबल होती है। हम्म। तो मतलब बिस्मिथ के लिए वो तो फॉलो होता है कि वो 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता, लेकिन अब अगर हम आर्सेनिक की +5 और आर्सेनिक की +3 कंपेयर करेंगे तो उसमें +5 या +3 में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? +5। +5 स्टेबल होगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बिस्मिथ का ही मेन है कि वो +5 नहीं शो करता ना +5 बॉन्ड्स बना मतलब 5 बॉन्ड्स बनाता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोल सकते हैं ऐसा, बिस्मथ के लिए होता है वो सिर्फ। बिस्मथ की इनफैक्ट मैं और आर्स ये टोटल जो भी ग्रुप पढ़ रहे हो उसका जो लास्ट एलिमेंट है सिर्फ उसके लिए वैलिड होता है। हम्म, और मैम अगर हम लोग जैसे आपने बताया था कि बिस्मिथ 5 पे है तो वो 3 पे शिफ्ट हो जाता है, हम्म। लेकिन आर्सेनिक अगर 3 पे है तो वो 5 पे शिफ्ट होगा ना। हाँ ठीक है मैम, तो फिर हम लास्ट एलिमेंट की तरफ ही कॉन्सेंट्रेट करें फिर तो। बिल्कुल सही, ओनली अबाउट द लास्ट। ठीक है मैम। ठीक है, चलो चलिए, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मॉलिक्यूल का पता करना पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूजिंग स्टेरिक नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाफ V+M-C+A। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये CN या कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट होता है ओनली फॉर सेंट्रल एटम। अब सवाल आता है कि सेंट्रल एटम कौन होगा, व्हाट इज द सेंट्रल एटम? तो बेटा सेंट्रल एटम वो होगा जो कि सबसे बड़े साइज का है, तो वन विद द लार्जेस्ट साइज, वो मेरा सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, या फिर अगर लार्जर साइज का आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक एटम जो कम नंबर में प्रेजेंट है, लेस नंबर में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है जैसे H2O है। बच्चे समटाइम्स गेट कंफ्यूज कि मैम आई डोंट नो हाउ टू कंपेयर द साइज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप ये चेक कर लीजिए उस केस में कि हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन हैज टू बी द सेंट्रल एटम, राइट। ClF3 अगर हमने बनाया तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, Cl हैज टू बी द सेंट्रल एटम। ठीक है, IF7 बनाया, I हैज टू बी द सेंट्रल एटम। ठीक है, अगर हमने सपोज लेट से कोई बनाया I3- टाइप, नाउ तीनों ही आयोडीन है ना, तो किसी एक आयोडीन को आउट ऑफ 3 ओनली 1 आयोडीन विल बी टेकन एज सेंट्रल, रेस्ट 2 आयोडीन विल बी टेकन एज सब्सिट्यूएंट। तो इसके अंदर आउट ऑफ 3 1 आयोडीन विल बी द सेंट्रल एटम। तो पहले तो सेंट्रल एटम पता करो, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता सेंट्रल एटम कौन सा है तो आप उसके लिए चेक नहीं कर सकते, है ना। जैसे आपको दे दिया POX3, बोला POX3 का स्ट्रक्चर बनाइए, सेंट्रल एटम क्या है? फॉस्फोरस और ऑक्सीजन दोनों एक एक नंबर में प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन छोटा होता है साइज में क्योंकि सेकंड पीरियड का है, फॉस्फोरस बड़ा होगा साइज में क्योंकि थर्ड पीरियड का है, मतलब फॉस्फोरस हैज टू बी द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहला काम ये है कि आप सेंट्रल एटम पता करो, और फिर एक बार आपने सेंट्रल एटम पता कर लिया, उस सेंट्रल एटम के लिए V लिखिए। V होता है उस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस सेंट्रल एटम के लिए M लिखिए। M होता है कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच हुए सेंट्रल एटम से, और हमारे कोर्स में सिर्फ 2 ही मोनोवैलेंट है, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन।
किसी भी तरीके का हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोनोवैलेंट होता है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस कोई और प्रेजेंट होगा वो मोनोवैलेंट की काउंटिंग में गिना नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आप उसका सी लिखोगे। सी होता है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक चार्ज जिसे बोलते हैं। ए होता है उसके मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले आप सेंट्रल एटम निकालेंगे, फिर उसके लिए हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए काउंट करेंगे। देन आप चेक करेंगे कि उसका सी एन वैल्यू कितना आया है। उसके बेसिस पे उसका ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन तीनों चीज़ें हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। पहले ये बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ या ना? यस मैम। नोट कर लिया? Yes, ma'am. चेंज, हाँ, कैन आई चेंज? एक मिनट मैम। ओके, हाँ मैम। डन। चलिए अब एक एक करके एग्जाम्पल लेके टेबल बना रहे हैं। सी एन का वैल्यू क्या होगा, साथ में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, और एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग समझिए पहले आप। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक एटम, वो आपने जो सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर किया, सॉलिड स्टेट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक एटम के नियरेस्ट नेबर, हाँ या ना? सेम कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ है। एक होगा सेंट्रल एटम, उस सेंट्रल एटम के नियरेस्ट नेबर क्या है। ठीक है, अब आप एक बात सोचिए, मैं कभी भी ना जब इस यहाँ पे इसके थ्रू ए बी टाइप के मॉलिक्यूल नहीं बनाऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि अगर ए बी टाइप का मॉलिक्यूल होगा तो उसमें तो कुछ सवाल ही नहीं करना ना, वो तो लीनियर ही होगा हमेशा, और कोई चांस है क्या उसके पास? कैसे भी बनाओ, इट हैज टू बी लीनियर ओनली, इजंट इट? तो अगर ए मेरा सेंट्रल एटम है और बी इज वन, बी एटम एक है, तो ए एटम का एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 को आपको डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि वो तो लीनियर ही होना है। जैसे कि एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, सोचो एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, इन सारी चीज़ों में कभी भी हम लोगों ने आज तक कभी भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करी है? F2, Cl2, Br2, I2, did we ever talk about hybridization, molecule का structure or something like that? No, because every diatomic molecule has to be linear, there is no other option, है ना? समझ रहे मेरी बात? तो there is no concept of coordination number 1. coordination number 1 का कोई concept नहीं है। कैसा भी coordination number 1 हो, उसका स्ट्रक्चर लीनियर ही होना है, और उसके लिए बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन जैसी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, वो डिफाइन ही नहीं किए जा सकती। तो आपको शुरू करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब है सेंट्रल एटम के दो नियरेस्ट नेबर। तो दो नियरेस्ट नेबर अब किस एंगल में जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, वो हमें डिस्कस करना है। इसलिए आपने देखा होगा मैंने स्टार्ट किया है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा मॉलिक्यूल का, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होगी, जैसे कि CO2 इज द एग्जाम्पल ऑफ इट। नाउ CO2 में सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन या ऑक्सीजन? कौन बताएगा मुझे? विच वन हैज टू बी द सेंट्रल एटम? कार्बन। कार्बन। तो मतलब कार्बन के हिसाब से चलेंगे। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14, ग्रुप 14 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। 4. ठीक है, ग्रुप 14 मतलब 14 मतलब 4 ना, 4 से मतलब 4, हाँ 15 मतलब 5, 16 मतलब 6, 17 मतलब 7 वैलेंस। तो कार्बन के हुए 4। अच्छा, मोनोवैलेंट में कौन काउंट करना है? हाइड्रोजन और हैलोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन में से कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं। नो मैम।
पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, सब जीरो हो गया। तो 4/2 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया, मतलब CO2 का सेंट्रल एटम जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। और कभी भी अगर sp आता है तो ज्योमेट्री हमेशा लीनियर होगी और शेप भी हमेशा लीनियर होगा, इसलिए CO2 को लीनियरली ऐसे बनाया जाएगा। बट ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाते, इट्स नॉट मोनोवैलेंट, है ना, मोनोवैलेंट में नहीं काउंट करते, इट्स अ डाइवैलेंट स्पीशीज, इसलिए इसके डबल बॉन्ड वो बनेंगे। दिस इज CO2 विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। क्लियर हुई बात सबको? ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस कहाँ आएगा वो मैं आपको समझाऊंगी, अभी तक ज्योमेट्री और शेप सब सेम चल रहा होगा, है ना। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पे। 3 मतलब एक सेंट्रल एटम के, अगर एक सेंट्रल एटम है तो उसके 3 नेबर्स होने चाहिए, है ना। जैसे कि जब ऐसा केस आता है देन हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp2। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ BF3। हु हैज टू बी द सेंट्रल एटम, बोरॉन और फ्लोरीन? Boron. बोरॉन। Boron. कोऑर्डिनेशन नंबर बोरॉन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? 13। 13. 30 13 का बोरॉन, कार्बन 14, 15 नाइट्रोजन, 16 ऑक्सीजन, 17 हैलोजन, है ना। तो 13 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 3। 3. 3 और फ्लोरीन मोनोवैलेंट में काउंट होता है, हाँ, कितने यस मैम कितने फ्लोरीन है? 3, तो 3 3 to 8, 3 + 3 6, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, तो 6 का हाफ 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कभी भी होगा तो एक सेंट्रल एटम के 3 कोऑर्डिनेशन नंबर लगाने हैं, तो हमेशा इस तरीके से अरेंज किया जाएगा उसे विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। इस ज्योमेट्री को बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर। और ज्योमेट्री भी यही है, शेप भी यही है, ट्राइएंगुलर प्लेनर। इसको समझने के लिए आप ये समझ लो कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो जस्ट हैव अ नोटबुक, अपने हाथों में नोटबुक पकड़ो, नोटबुक एक प्लेन है ना, उस प्लेन के ऊपर है BF3। BF3 इज अ टोटल प्लेनर मॉलिक्यूल। क्या है? टोटल प्लेनर मॉलिक्यूल। एक ही प्लेन पे तीनों ही फ्लोरीन जुड़े रहते हैं। जैसे ये एक प्लेन हो गया आपका, दिस इज, लेट्स से एनी प्लेन यू कैन टेक, एक्स वाई और वाई जेड, कोई भी प्लेन लिया, लेट्स से मैंने XY प्लेन लिया, तो ये पूरा का पूरा इसी प्लेन के ऊपर होगा। इट्स अ टोटल प्लेनर मॉलिक्यूल, पूरा का पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है with a hybridization of sp2 with a bond angle of 120. क्लियर? Yes, ma'am. नोट करा सबने ऊपर वाला? अब जैसे ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस कहाँ आता है उसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये हटा दूं मैं डायग्राम BF3 का, प्लेनर वाला। Yes, ma'am. अब मैं एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सब लोग जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ग्रुप 16 में हमने पढ़ा भी है ना। प्रॉपर्टीज याद कर लो, सल्फर डाइऑक्साइड की रिवीजन भी हो जाएगा। P ब्लॉक का ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है जो कि टेम्पररी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि +6 में भी जा सकता है और -2 में भी रिड्यूस हो सकता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का ही काम करता है। और सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब सल्फर डाइऑक्साइड का CN निकालते हैं बच्चों। सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर या ऑक्सीजन? Sulfur. सल्फर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप है? 16. 16 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। डाइवैलेंट है क्या कोई? नहीं। और सॉरी, मोनोवैलेंट है क्या कोई? नहीं। No, ma'am. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है? नहीं। तो इसका मतलब 6 का हाफ 3। तो सल्फर के आसपास 3 जगह घेरनी है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन तो सिर्फ 2 ही है ना, मतलब सल्फर के आसपास 2 ही जगह घिरेगी। एक जगह कहाँ जाएगी? 1 वुड बी ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर, Lone pair. ठीक है। सो दिस इज द केस वेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज स्टिल 3, बट मैं 3 बॉन्ड नहीं बना सकती। आई हैव टू मेक ओनली 2 बॉन्ड्स एंड 1 हैज टू बी द लोन पेयर। जबकि BF3 में 3 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आया था तो 3 के 3 बॉन्ड मैंने बना दिए थे। यहाँ पे 2 ही बॉन्ड बना पाऊंगी, एक लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन और नहीं है मेरे पास, ठीक है।
हाइब्रिडाइजेशन सल्फर डाइऑक्साइड की पूछेंगे, फिर से क्या हुई, sp2। सल्फर डाइऑक्साइड अभी भी क्या है, प्लेनर। तो ज्योमेट्री इज स्टिल ट्राइएंगुलर प्लेनर। अब शेप में अंतर आएगा। शेप आपको सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड के अरेंजमेंट से देखनी है। अब बॉन्ड का अरेंजमेंट देखो कैसा है, वी शेप जैसा दिख रहा है, हाँ या ना, बी शेप बोलो या बेंट शेप बोलो, है ना। सो यू कैन कॉल इट एज बेंट शेप और वी शेप। दिस इज व्हाट इज शेप। तो शेप जो होती है वो लोन पेयर के साथ नहीं देखी जाती। अब लोन पेयर को हटा दीजिए, जस्ट बाय लुकिंग एट बॉन्ड अरेंजमेंट शेप होती है, जबकि ज्योमेट्री जो होती है वो फिक्स्ड होती है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबको देखकर अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर निकाली जाती है। बात सबको समझ आई, हाँ या ना। यस मैम। अब सवाल देखो क्या, मैम हाँ जी, मैम ये आपने SO2 के ऊपर +4 लिखा हुआ है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए मैंने उसकी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर मेरे से सवाल ये हुआ बेटा, सपोज माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ SO2, ठीक है, ऑप्शन है टेट्राहेड्रल, ठीक है, पिरामिडल, प्लेनर या बेंट। तो आप क्या मार्क करोगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, भाई स्ट्रक्चर की बात करिए, उसने शेप या ज्योमेट्री तो बताया नहीं, तो मैं क्या लूं, क्योंकि शेप तो बेंट है और ज्योमेट्री प्लेनर है, व्हाट शुड आई टेक। सो प्लीज माइंड माय वर्ड्स, ऐसे हेडलाइन में लिख लीजिए, कभी भी अगर स्ट्रक्चर बोले गिव इंपॉर्टेंस टू शेप, डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू ज्योमेट्री। समझ आई बात। तो स्ट्रक्चर अगर बोला जाएगा तो प्लेनर नहीं, क्या मार्क करोगे, बेंट। बेंट। structure means shape, we are referring to shape, okay, we are not referring to geometry, geometry वो specifically बताएगा। या फिर अगर सपोज बेंट वाला ऑप्शन ही नहीं होता, TBP होता, ट्राइगनल बायपिरामिडल, तो फिर आपके पास क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए आप ज्योमेट्री को प्रेफरेंस दोगे, अदरवाइज आप ज्योमेट्री नहीं बताते। जब शेप और ज्योमेट्री साथ में प्रेजेंट रहती है, ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू शेप वेन एवर दे आर रेफरिंग टू स्ट्रक्चर। Am I clear till now? हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। So whenever they are referring to structure, give importance to shape. Unless and until अगर ऐसा कोई है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, then go for geometry. Otherwise, shape. So this is with coordination number 3. Let's move on to coordination number 4. CN4. Now CN4 has a hybridization of मैम 3. हाँ बोलो। मैम आपने अभी बोला कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। हाँ। तो मैम अगर C में अगर प्लेनर देखा होगा, D में ट्राइगोनल प्लेनर, तो हम D मार्क करेंगे ना अरे फिर। ऐसा नहीं होता, ट्राइगोनल प्लेनर और प्लेनर, प्लेनर एक ही चीज होती है, चाहे ट्राइगोनल प्लेनर हो कुछ, प्लेनर इज अ सिंपल वर्ड। अच्छा वो जो पेपर बना रहा है वो थोड़ा तो इंटेलिजेंट होगा ना, ऐसा थोड़ी कि एक प्लेनर और एक ट्राइगोनल प्लेनर दे देगा तो हाँ कर लेना ट्राइगोनल प्लेनर को, ठीक है, बट ऐसा ऑप्शन नहीं बनाते, ऐसे अनशंट ऑप्शन नहीं होते। चलो लेट्स टॉक अबाउट मीथेन। नाउ मीथेन का CN निकालिए। विच इज द सेंट्रल एटम, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन। कार्बन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4। 14, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट कितने दिख रहे हैं, 4। मोनोवैलेंट 4, 4 + 4 8, 8 का हाफ 4, 4 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। और आपको दिख रहा है 4 हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब आपके पास 4 बॉन्ड पेयर का केस होगा, लोन पेयर एक भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ इन दैट केस यू हैव द ज्योमेट्री टू बी टेट्राहेड्रल एंड शेप आल्सो टू बी tetrahedral. So methane looks like this. We all know this wedge dash वाला structure tetrahedral, one bond towards you, one bond away from you. मतलब जब भी टेट्रा होगा तो नॉन प्लेनर होगा, है ना। tetrahedral is a non planar structure. I hope we all know this, isn't it? ऑर्गेनिक पे भी ये चीज़ हमने करी है, जहाँ पे भी sp3 आ जाता था वो नॉन एरोमेटिक हो जाता था सीधा, बिकॉज दैट इज नॉट प्लेनर। क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ या ना।
तो अब CH4 बनाओ, CF4 बनाओ, CBr4 बनाओ, CI4 बनाओ, सारे के सारे टेट्राहेड्रल रहेंगे. But as soon as I reach to another example, which is ammonia. Now, how many valence electron of nitrogen? 5. 5. How many monovalent I have? 3. 5 plus 3, 8. 8 का half 4. 4 आते ही फिर से हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3. तो नाइट्रोजन के आसपास भी मुझे 4 जगह घेरनी है टेक्निकली, बट हाइड्रोजन मेरे पास सिर्फ कितने हैं बेटा? 3. मतलब 3 ही जगह घिरेगी, एक जगह का क्या जाएगा? मतलब अमोनिया इज अ केस ऑफ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज स्टिल द सेम, ज्योमेट्री इज स्टिल द सेम, टेट्राहेड्रल. ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द शेप. अब शेप आपको याद नहीं करनी, आपको समझनी है. हाउ इज अ टेट्राहेड्रल लुक्स लाइक. एक टेट्राहेड्रल कैसा होता है? एक टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से होता है, जैसे एक एटम है नाइट्रोजन, उसके ऊपर एक लोन पेयर अगर आपने यहाँ बनाया तो एक बॉन्ड यहाँ बनाया. ठीक है, एक तुम्हारी तरफ होगा आगे की तरफ और एक होगा पीछे की तरफ. दिस इज व्हाट अ टेट्राहेड्रल इज. करेक्ट. नाउ अगर आप इसे इमेजिन करोगे, जब मैंने कहा कि शेप में लोन पेयर नहीं देखना, तो व्हाट यू हैव टू लुक इज द बॉन्ड्स का अरेंजमेंट. कैन यू सी दे आर फॉर्मिंग अ पिरामिड? हाँ या ना? कैन यू इमेजिन अ पिरामिड? Yes, ma'am. Yes, sir. That's why the shape is pyramidal. तो ammonia has a pyramidal shape. तो अगर आपसे पूछा what is the structure of ammonia, answer would be pyramidal, not tetrahedral. Structure of ammonia is pyramidal. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. साथ साथ बॉन्ड एंगल को भी एक बार डिस्कस करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जब हम sp3 में आए तो बॉन्ड एंगल कितना था? 120. बट जैसे SO2 में आए, कैन यू जस्ट सी आई हैव अ लोन पेयर है. सो दिस बॉन्ड एंगल कैन नॉट बी 120. दिस हैज टू बी लेस देन 120. ओके, वाई? क्योंकि लोन पेयर रिपेल करेगा तो बॉन्ड्स विल ट्राई टू कम क्लोजर, और इफ बॉन्ड्स विल कम क्लोजर द बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. सेम इज द केस विद मीथेन. मीथेन इज अ टेट्राहेड्रल जिसका बॉन्ड एंगल डिफाइन होता है टेट्राहेड्रल का 109.8. बट अमोनिया में क्योंकि एक लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल कैन नॉट बी 109.8. बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109.8 एंड दैट इज समवट अराउंड 107 डिग्रीज. सो अमोनिया का बॉन्ड पेयर 107 होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वाई अमोनिया डज नॉट शो एग्जैक्टली 109.8 बॉन्ड एंगल दो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो अमोनिया 109 क्यों नहीं देता, 107 क्यों देता है, या 109 से कम क्यों देता है? बिकॉज इट हैज़ अ लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज वेरी हाई. समझ आई बात? एज जैसे जैसे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आते जाएंगे द बॉन्ड एंगल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's take another case. सेम चीज अगर मैं नाइट्रोजन के किसी हाइड्राइड का स्ट्रक्चर आपसे पूछूं, लेट्स से मैं पूछती हूँ नाइट्रोजन के नीचे कौन कौन आता है? नाना, पापा, आंटी सब बीमार आते हैं. यही सारे हाइड्राइड्स आएंगे ना? Yes, ma'am. द ग्रुप ये हमने स्टडी किया ही है कि क्या क्या होता है. फिर से रिवाइज ही करा देती हूँ एक बार. एसिडिटी बढ़ती है डाउन द ग्रुप, है ना? रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है. इतनी बार रिवाइज करा दूंगी तो भूलना नहीं भैया, गलती से मैं तीसरी चौथी बार रिवाइज करा रही हूँ ये चीज़. एसिडिटी बढ़ती है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कम होता है, स्टेबिलिटी कम होती है ना? बॉन्ड लेंथ बढ़ती है. ये सब हमारा हो गया. अब इसमें बॉन्ड एंगल की भी बात की गई थी. तो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या होता है? कौन बताएगा? डिक्रीजेस. यस, Decreases. तो pH3 का ज्योमेट्री बोलूं या स्ट्रक्चर बोलूं तो भी पिरामिडल ही रहेगा. pH3 वुड बी ऑल्सो लाइक अमोनिया, जस्ट लाइक द सेम. आर्सेनिक H3 भी ऐसी सेम ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, शेप, पिरामिडल. मतलब कोई भी हाइड्राइड इनमें से ले लोगे वो सेम रहेंगे, बस बॉन्ड एंगल कम क्यों होता जा रहा है?
बॉन्ड एंगल इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि फॉस्फोरस का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से रिपल्शन बढ़ती है, और रिपल्शन बढ़ेंगी तो बॉन्ड क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। इसलिए बॉन्ड एंगल यहाँ अगर 107 रिपोर्टेड है तो यहाँ बॉन्ड एंगल 94 या 92 रिपोर्टेड है ना। और ऐसे ऐसे करते करते बॉन्ड एंगल आपका क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर मैंने आपको अमोनिया का ज्योमेट्री करा दिया, शेप करा दिया, तो दैट डज नॉट मीन कि पीएच3 का नहीं कर सकते। पीएच3, आर्सेनिक, एंटीमनी सबका सेम होगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सेम है। ठीक है, किसी का भी बोल दिया जाए, फॉस्फीन का भी बोल दिया जाए, तो इट इज द सेम। इज दैट क्लियर? Noted. Can I remove this? Yes, ma'am. So this is for the case of ammonia. अब सेम चीज हम लोग लेके चलते हैं वाटर में। वाटर के केस में मुझे बताओ वो कौन होगा सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, Cn। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने हैं, 6, 16 ग्रुप है। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 2, 2। तो 6 + 2 कितने होते हैं, 8। 8 का हाफ 4। 4। लेकिन हाइड्रो बॉन्ड बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, 2। 2। मतलब 2 ही जगह घिरी जाएगी, बाकी 2 जगह क्या जाएगा, लोन पेयर जाएगा। 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री sp3 hybridization, geometry is still tetrahedral. What is the shape? Now can you again see the shape is like bent or V? हाँ या ना? यस मैम। बेंट और वी शेप। अब शेप में अंतर नहीं है, SO2 का शेप और वाटर का शेप सेम है, देखो हाँ या ना। बेंट और वी शेप, SO2 भी बेंट और वी था, वाटर भी बेंट और वी है। बस अंतर यहाँ पे है कि वाटर नॉन प्लेनर है और SO2 प्लेनर था क्योंकि वो sp2 था और ये sp3 है। समझे हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अच्छा आप बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऐसा कोई केस ले सकती हूँ जिसमें मैं बोलूँ कि 1 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो? भाई एक ही बॉन्ड पेयर है तो काहे का हाइब्रिडाइजेशन, वो तो सिंपल HF जैसा केस हो गया ना। एक बॉन्ड पेयर तो क्या बॉन्ड एंगल और क्या ज्योमेट्री और क्या शेप, इट हैज टू बी लीनियर ओनली। डू यू अग्री? यस मैम। एक बॉन्ड पेयर यस मैम। मतलब नहीं है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 3 ही केस होंगे, या तो 4 बॉन्ड पेयर, या तो 3 बॉन्ड पेयर, या फिर 2 बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर वाला कोई केस नहीं है। यहां तक सब क्लियर है, कोई डाउट? Yes, ma'am. नो मैम। अब वाटर का भी यही होगा, H2S भी तो यही होगा, सल्फर के ऑक्सीजन के जस्ट नीचे ही तो आया है, बेंट और वी शेप ही होगा, सेम, कोई चेंज नहीं। बस बॉन्ड एंगल कम होगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 104 रिपोर्टेड है, यहाँ बॉन्ड एंगल और 90 के आसपास रिपोर्टेड है ना। ओनली चेंज दैट विल अकर, ज्योमेट्री शेप विल रिमेन सेम। जैसे नीचे जाओगे तो सिर्फ बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा और बॉन्ड एंगल कम होगा, और कुछ भी चेंज नहीं है एज पर एज द स्ट्रक्चर इज कंसर्न, है ना। बाकी एसिडिटी वैसिडिटी तो चेंज होंगी चीज। सो यहाँ तक तो हम लोगों ने इजी वाला पार्ट कर लिया, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कहानी शुरू होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से। 5 और 6 ही मेजर कोऑर्डिनेशन नंबर का रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के साथ शुरू करती हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में क्या होगा? अभी तक आप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे पहुंच चुके हो? sp3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना ये कहानी। जब मैंने आपको बोला हाइब्रिडाइजेशन S और P, आपको तो पता है ना 3 तरीके के P होते हैं, PX, PY, PZ। तो कौन सा P होगा? कोई भी। ठीक है, एक S ले लो, कोई भी P ले लो, PX ले सकते हो, PY ले सकते हो, PZ ले सकते हो, एनी P ऑर्बिटल यू कैन टेक हियर। सिमिलरली sp2 में एक S के साथ एनी 2p यू कैन टेक। आप PX, PY ले लो, PY, PZ ले लो, PZ, PX ले लो, एनी 2p ऑर्बिटल यू कैन हाइब्रिडाइज। कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है कि PX, PY को ही कराना है, मतलब एनी 2p। सेम sp2 और sp3 में जाओगे तो ऑल द 3 p's यू हैव टू टेक, तब तो आपको सारे ही लेने हैं, तो आपके पास चॉइस की कोई कमी नहीं है, है ना। लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर, ये लिख लिया सबने, sp2 और sp3 में, हाँ या ना, p ऑर्बिटल कौन से हैं? Yes, ma'am.
अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जब आते हैं ना, तब हाइब्रिडाइजेशन बच्चों बनता है sp3d। तो sp3d से ये तो समझ आ रहा है कि एक s होगा, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। भाई d कौन सा होगा, क्योंकि 5 तरीके के d हम लोग जानते हैं। तो ये याद रखना। अभी थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस बताती हूँ कि क्यों होगा, बट बहुत ज़्यादा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ही करेंगे। इसके ऊपर पूरा थ्योरी है कि कौन सा डी आपको हाइब्रिडाइज कराना है। तो हम लोग जनरली यहाँ जो डी हाइब्रिडाइज कराते हैं वो होता है dz²। कौन सा होता है, dz²। और जब dz² एक s और 3 p हाइब्रिडाइज करते हैं, इन दैट केस द ज्योमेट्री बिकम्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये क्या है, क्यों है, जरा इसको समझो। एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। एग्जाम्पल है, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ PCl5। विच इज द सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस और क्लोरीन? phosphorus फॉस्फोरस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फॉस्फोरस के? 5 5। दोनों वैलेंट कितने हैं? 5। 5 + 5 10, 10 का हाफ 5 है ना, sp3d। प्रॉब्लम क्या है भाई जनता? प्रॉब्लम ये है कि देखो, जब आपने एक सेंट्रल एटम लिया और उसके आसपास 4 जगह घेरी है ना, जस्ट लाइक अ नॉर्मल टेट्राहेड्रल, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? 109.8। हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे बनाना होता है सो दैट वी कैन मिनिमाइज द रिपल्शन। और रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है व्हेन बॉन्ड एंगल रीचेज 90 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल जब 90 के आसपास पहुंचने लगता है ना, रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब सोचो, अगर मैं 5 बॉन्ड ऐसे लगाने लग गई इसके आसपास, जब 4 में ही बॉन्ड एंगल 100 के आसपास है, तो 5 बॉन्ड लगाओगे तो बॉन्ड एंगल जो है वो तो 90 के आसपास पहुंचेगा ना, हाँ या ना? और इनफैक्ट उससे भी छोटा हो जाएगा। कैसे? सपोज नॉर्मल 5 बॉन्ड लगा रहे हो, 360 का बॉन्ड एंगल होता है, और 5 से आपने इसे डिवाइड कर दिया क्योंकि आपने 5 बॉन्ड लगाए, तो ऑन एन एवरेज सबके आसपास कितना बॉन्ड एंगल पहुंचा? 72 के आसपास, हाँ या ना? दिस वुड बी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा रिपल्शन होने वाली है। तो इसलिए एक सेंट्रल एटम लेके ना चुपचाप 5 बॉन्ड नहीं बना सकते कभी भी उसके आस, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। पहले ये बात सबको समझ आई, हाँ या ना? कि जैसे टेट्राहेड्रल बनाते हो वैसे ही एक और बना दो कि भाई चुपचाप लो फॉस्फोरस, लगा दो 5 बॉन्ड उसके आसपास। ऐसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि अदरवाइज द बॉन्ड एंगल वुड बी वेरी स्मॉल, इट विल रीच समवट अराउंड 70 एंड आई कांट टेक दैट रिस्क। सो व्हाट वी डू इज, हम लोग कहते हैं कि आप क्या करो, सेंट्रल एटम के आसपास 3 तो 120 एंगल पे लगा लो। 3 एटम कैसे लगा लो? 120 पे। ये तो बिल्कुल एकदम प्लेनर जैसा बन गया ना, ट्राइगनल प्लेनर जैसा, जैसे ऊपर देखा था sp2 वाला। और 2 बॉन्ड इसी के ऊपर नीचे लगा दो। इससे क्या होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड तो 120 के आ गए और बाकी सारे 90 के आ गए, तो ठीक है 90 के आ रहे हैं, बट 70 के आने से तो बहुत बेहतर है ना 90 आ जाए। तो इस केस में रिपल्शन मिनिमाइज हो जाती है। तो जो ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होता है वो इस तरीके से दिखता है, जिसमें 3 बॉन्ड एक प्लेन पर होते हैं और 2 बॉन्ड ऊपर नीचे होते हैं। जो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड से इन्हें बोल दिया जाता है एक्सियल, और जो 3 एक प्लेन पर होते हैं इन्हें बोल दिया जाता है इक्वेटोरियल। नाउ एक्सियल और इक्वेटोरियल टर्म इसलिए कोट किया है क्योंकि इक्वेटोरियल के बीच का एंगल कितना है? 120। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल कितना है? 90। और एक्सियल के बीच का एंगल कितना है? 180। ठीक है, तो यहाँ पे सारे बॉन्ड एंगल अलग अलग है ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे बॉन्ड सेम है। जब बॉन्ड एंगल्स अलग हैं तो बॉन्ड भी सेम नहीं हुए, इसलिए 2 तरीके के बॉन्ड्स कोट हो गए, एक्सियल और इक्वेटोरियल। पहले ये बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ऐसा मान सकते हैं ना ऐसा कि ये जो 3 बॉन्ड है ये XY प्लेन पर है, मान लेते हैं। तो ये ऊपर वाले 2 कौन सी एक्सिस पर हो गए? Z एक्सिस पर हो गए, नहीं आगे, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है ना। तो अब बात ये है कि आपने कौन से ऑर्बिटल लिए थे? ये वाले ऑर्बिटल लिए ना हाइब्रिडाइज कराने के लिए। तो जो 3 बॉन्ड XY प्लेन पर हैं, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड जो XY प्लेन पर हैं,
ये एक्स वाई एक्सिस पे ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस पे ओरिएंटेड ऑर्बिटल कौन से है? पी एक्स, पी वाई और एस। एस तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, तो हर एक्सिस पर होता है। तो ये 3 हो गए जो एक्स वाई एक्सिस पे ओरिएंटेड है, इसलिए ये वाले 3 ऑर्बिटल कौन से बॉन्ड बनाते हैं? इक्वाटोरियल। और 2 बॉन्ड्स ऐसे चाहिए जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर नीचे हो, दैट इज जेड एक्सिस पे, इसलिए ये 2 जेड वाले एक्सियल बॉन्ड्स बनाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने जेड कौन सा, डी कौन सा लिया, जेड वाला लिया, क्योंकि आई हैव टू मेक 2 एक्सियल बॉन्ड्स। बात सबको समझ आई है, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। sp3d मीन्स ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, जिसमें 3 बॉन्ड्स होंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे, 2 बॉन्ड्स होंगे एक्सियल पे, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल 120, एक्सियल इक्वेटोरियल 90। 90 डिग्री। तो PCl5 looks like this. This is PCl5। 3 एक्सियल पे, 2 ऊपर नीचे। इसको बोला जाता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्योंकि अभी लोन पेयर नहीं है तो शेप भी यही रहेगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. अच्छा जी, अब आते हैं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन पे। प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्या है? देयर इज अ रूल कॉल्ड बेंस रूल। इसको हालांकि हम जब पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में हमें बेंस रूल को पढ़ना है, एक्सटेंशन ऑफ बेंस रूल भी पढ़ना है, बट अभी बस मैं एक ग्लिम्स दे रही हूँ बेंस रूल का। बेंस रूल कहता है ऑलवेज प्लेस लोन पेयर ऑन, ऑलवेज प्लेस लोन पेयर ऑन equatorial position in a trigonal bipyramidal geometry। Always place a lone pair on equatorial position in trigonal bipyramidal geometry। कभी भी लोन पेयर आएगा, नेवर प्लेस लोन पेयर और एक्सियल, ऑलवेज प्लेस लोन पेयर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। नंबर 1 रूल। नंबर 2 रूल, ऑलवेज प्लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन एक्सियल। इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ प्लेस करना है? एक्सियल पोजीशन पे। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। ठीक है, ये 2 रूल्स ही आपकी सारी गलतियां कर रहे हैं जो मैंने टेस्ट में एनालाइज करा है। ये 2 रूल्स अगर आपको पता रहेंगे तो आपके जेनॉन के सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन बन जाएंगे और इंटर हैलोजन के भी बन जाएंगे। ठीक है, अभी ज़रा इनको एक बार अच्छे से स्टडी कर लें। ये सबने नोट कर लिया, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, अब केसेस बनाते हैं। तो PCl5 तो सबको समझ आ गया कैसा है ना। PCl5 हो भले ही PF5 हो, वो ऐसे ही दिखेंगे, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, 3 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल। अब मैं केस ले लेती हूं SF4। ठीक है, बताइए सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर या फ्लोरीन? एस, सल्फर। कोऑर्डिनेशन नंबर हाफ। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, 6। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4, तो 6 4, 4 10, 10 का हाफ 10, 5। 5। 5 जगह घेरनी है, लेकिन फ्लोरीन कितने प्रेजेंट है? 4। मतलब 4 बॉन्ड पेयर जाएगा और एक क्या बनेगा? लोन पेयर। अभी बताया लोन पेयर कहाँ लगाना है? इक्वेटोरियल पे, है ना? यही डिस्कस किया। तो पहले ऐसे बना लो,
अब इक्वेटोरियल में कहीं भी लोन पेयर लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, जहाँ अच्छा लगे। लेकिन जस्ट कि मुझे इमेजिनेशन अच्छी से हो सके, मैं इस वाले इक्वेटोरियल पे लोन पेयर लगाऊंगी और फ्लोरीन यहाँ लगाऊंगी। कर सकती हूँ ऐसे, हाँ या ना? तो ज्योमेट्री तो सेम ही है, हाइब्रिडाइजेशन भैया sp3d है, ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल tbp। अंतर अब किस में आएगा? शेप में आएगा, बिकॉज यू डोंट हैव टू लुक फॉर लोन पेयर फॉर द शेप। नाउ कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड, इट इज लुकिंग लाइक दिस, ये एक ट्राइंगल बन गया है और ये इसके दो लिम्स है, इजंट इट जस्ट लाइक अ सीसॉ? हाँ या ना? Yes, ma'am. डालो ना, दिख Yes, जाएगा, ma'am. है ना? तो इसलिए शेप इसका क्या है? सीसॉ। तो ये जो रटने वाला कहानी है ना तुम्हारा, अब इसको खत्म करो कि कहीं पे भी मतलब पता ही नहीं है सीसॉ क्या है, कैसे दिख रहा है, बस हाँ मतलब एक लोन पे आ रहा है तो सीसॉ होता है, चलो सीसॉ लगा दिया, है ना? ऐसा नहीं है। सीसॉ तब बनेगा जब टीबीपी में एक लोन पेयर आएगा और उसको बेटर प्रोजेक्शन के लिए, ताकि तमीज से दिखे, तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है? मैंने कई जगह ये भी नोटिस किया है कि बच्चे जल्दबाजी में स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं। अबे ऐसे कहाँ समझ आएगा यार, तुम्हें खुद ही नहीं समझ आएगा ना, जो एग्जामिनर है उसे समझ आएगा ये क्या है। तो इसको तरीके से बनाओ, टीबीपी को ट्राइंगल बना के, ट्राइंगल बनाओ, तरीके से बनाओ, और ट्राइंगल का जो कॉर्नर है, वन कॉर्नर, उस पर लोन पेयर लगाओ, और फिर इस तरीके से बनाओगे तो तुम्हें भी समझ आएगा कि तुमने क्या बनाया है, बगल वाले को भी समझ आएगा। और जो ये फंडे है ना कि रट लिया, पता नहीं सीसो है, प्लेनर है, क्या है पता ही नहीं, बस याद करना है ये टेबल, ये याद नहीं करना, ये समझना है, ठीक है ना? तो तरीके से अगर टीबीपी बनाओगे तो टीबीपी दिखेगा भी सही, इमेजिन भी होगा, और याद भी नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें करेक्टली वर्क करेंगी। समझ आई बात सबको, हाँ या ना? Yes, ma'am. अब एक काम करते हैं, ये SF4 हो गया है ना, अब ऐसे ही बनाते हैं एक ClF3, ClF3, ठीक है? तो सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा? सेंटर हैलोजन कंपाउंड का साइज बड़ा होता है, वो सेंट्रल है ना? Cl इज द सेंट्रल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl के कितने हैं? 7 मोनोवैलेंट कितने? 7 3 7 + 3 10 का हाफ, 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d, पर जगह घेरनी है 5, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ कितने हैं? 3, मतलब 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, करेक्ट? यस मैम। आप Cl के आसपास वैसे ही टीबीपी बनाओ जैसे मैंने बनाया, ट्राइंगल करके, है ना? लोन पेयर 2 रखने हैं, तो दोनों लोन पेयर कहाँ रखोगे? इक्वेटोरियल पे, यहाँ रख दो दोनों, एक यहाँ रखा था ना, अब 2 यहाँ रख दो, ताकि इमेजिनेशन अच्छी हो, और कुछ नहीं, बस यही। वैसे रख मैं कहीं भी सकती हूँ, बट अब मैं यहाँ पे फ्लोरीन लगाऊंगी, तो क्या मुझे यहाँ पे ज्योमेट्री पता है? टीबीपी वो तो वही रहनी है, चेंज नहीं होती। क्या चीज़ चेंज होगी? शेप। कितने बच्चों को ये टी शेप दिख रही है ऐसे? यस मैम। यस मैम। टी शेप, क्लियर? वंश अभी भी याद करेगा? No, ma'am. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। अब ऐसे ही जेनॉन कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना? सबसे पहले जैसे मैंने आपको दिया XeO3, सेंट्रल एटम कौन होगा? जेनॉन। एक्सी। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? ये तो नोबल गैस है, 8 ही होंगे पूरे पूरे। 8 वो है क्या इसके पास? 3 नहीं नहीं है। नो मैम। तो 8 का हाफ 4 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 sp3, लेकिन जगह घेरने के लिए सिर्फ कितने ऑक्सीजन है? 3, 3 मतलब 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो कैसे बनेगा? टेट्राहेड्रल ऐसे होता है ना, तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। हाँ, 3 ओ लगा दो, एक जगह क्या लगा दो? लोन पेयर। व्हाट इज द शेप? कौन बताएगा मुझे शेप? पिरामिडल। शाबाश। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम हाँ जी। कौन सा पिरामिडल है? कौन सा पिरामिडल है मतलब? एक ही स्क्वायर। स्क्वायर क्यों है? दिख रहा है तुझे स्क्वायर?
नहीं मैम। फिर स्क्वायर क्यों होगा? नॉर्मल पिरामिडल बोलते हैं इसे, ट्राइगोनल पिरामिडल बोल दो। XeO2F2 सेंट्रल एटम कौन है? Xe. वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8. मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2. 2. शाबाश। 8 + 2 10, 10 का हाफ 5। 5. हाइब्रिडाइजेशन? sp3d. sp3d. sp3d मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लाइक दिस। But TBP, ज्योमेट्री इज TBP। ओके, अब कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर? 4 ही दिख रहे हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक लोन पेयर, yes ma'am. एक लोन पेयर कहाँ लगाऊंगी? यहाँ लगा देती हूँ। Equatorial position. Equatorial. अच्छा, और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का पोजीशन, क्योंकि फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, Electronegative. टू बी प्लेस्ड ऑन एक्सियल। तो फ्लोरीन यहाँ लगाओ, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट आएगी, है ना? ऑक्सीजन यहाँ। समझ आई बात सबको? डोंट मेक इट अदर वे अराउंड, नेवर मेक दिस वे, दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर। ठीक है, वायलेटिंग बेंस रूल। नाउ व्हाट इज द शेप? हु विल टेल मी द शेप? सीसो। Seesaw. Seesaw. बिल्कुल सही। ठीक है, तरीके से बनाओगे तो दिखेंगे। चलो आगे। मैम 1 मिनट। yes ma'am. ओके, अच्छा जी, अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपको देती हूँ। एक वर्ड कोड किया जाता है, टर्म कोड की जाती है, आइसोस्ट्रक्चरल। ये सवाल नीट में, जेई में, स्कूल में, हर जगह पूछा जाता है। आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज। आइसोस्ट्रक्चर का मतलब द वन हैविंग द सेम स्ट्रक्चर। Same coordination. Same structure. नहीं, सेम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का रेफर मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप किसको रेफर करोगे? ज्योमेट्री को, हाइब्रिडाइजेशन को, या शेप को? टू Shape. शेप। Shape. दैट मीन्स सेम शेप इज इंपॉर्टेंट। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? तो इसका मतलब XeO2F2 की शेप क्या है? अभी निकाली, सीसॉ, राइट। SF4 की भी क्या शेप थी? ऊपर से चेक करो, सीसॉ थी। दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैं। समझ आ रही है बात सबको? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो वी ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू शेप। शेप इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट देन ज्योमेट्री। कभी भी स्ट्रक्चर बोल दिया जाए मतलब लुक फॉर शेप। ओके, अब इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, पर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे, लेकिन दे आर आइसोस्ट्रक्चर बिकॉज दे बोथ आर फॉर्मिंग द सीसॉ टाइप स्ट्रक्चर, है ना? नाउ सेम थिंग CO3 2- और BF3 में देखो, BF3 का शेप क्या है? अभी बनवाया है। व्हाट इज द शेप ऑफ BF3? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, हाँ या ना? sp2 है ना? Yes ma'am. नाउ sp2 Yes ma'am. प्लेनर है, लोन पेयर कोई है नहीं। कार्बोनेट को देखते हैं, कौन होगा इसमें? हु हैज टू बी द सेंट्रल एटम? कार्बन। Carbon. बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 4. मोनोवैलेंट है कोई? नो मैम। नेगेटिव चार्ज है? यस मैम। Yes ma'am. हाँ, 2 का। तो यूनिट लेना है, माइनस साइन ही लेना। यूनिट है 2 और नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, तो +2। ठीक है, तो 4 + 2 6 का हाफ 3, मतलब ये भी तो sp2 बन रहा है। और 3 ऑक्सीजन भी है, मतलब लोन पेयर यहाँ पे भी नहीं होगा। मतलब ये भी कैसे बनेगा?
just like BF3 trigonal planar geometry and shape both trigonal planar triangular planar मतलब ये भी क्या हो गए आइसो स्ट्रक्चरल। समझ आई बात सबको हाँ या ना? Yes, ma'am. चलूं आगे? यस मैम। अब जैसे मैंने जो वो पेपर दिया था उसमें एक क्वेश्चन दिया था SO2 एंड सल्फाइट आर आइसोस्ट्रक्चरल, ये स्टेटमेंट ट्रू है या नॉट ट्रू है? कौन बताएगा? False. यस इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। हाउ? सल्फर डाइऑक्साइड का वो बताओ शेप क्या है? बेंड शेप। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, यही है हाँ या ना? अभी Yes. सल्फाइड का देखो, सल्फाइड SO3 2- सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ पहले। 6. मोनोवैलेंट कोई है नहीं, नेगेटिव चार्ज कितने का है? 2, तो 6 + 2 8, 8 का हाफ 4, मतलब भाई साहब ये तो sp3 हाइब्रिडाइज निकलेगा। ठीक है, ऊपर से इसमें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा, मतलब दिस इज समथिंग लाइक दिस पिरामिडल टाइप, इजंट इट? Yes, ma'am. इसका शेप है पिरामिडल, तो क्या ये दोनों सेम शेप के हैं? नहीं, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। व्हाट इज द केस विथ CN6? नाउ जैसे हमने CN5 में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में हमने कैसे अरेंजमेंट किया? ऐसे अरेंजमेंट किया यस मैम। ना? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ 3 एक लाइन में थे, अब 4 एक लाइन में बनाओ, 2 ऊपर नीचे लगाओ, इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन बेटा ध्यान इस बात का देना है कि यहाँ पे ये जो प्लेन में बॉन्ड्स बनाए हैं और जो ऊपर बनाए हैं ये दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि इनमें बॉन्ड एंगल अलग नहीं है। जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ जो प्लेन में बॉन्ड बनाए हैं वो 120 पर है, जो ऊपर वाले वो 90 पे है, तो क्योंकि बॉन्ड एंगल का अंतर है तो इसको मैंने नाम दिया इक्वेटोरियल और ऊपर वाले को बोला एक्सियल। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन यहाँ पे भी एंगल 90 है, ऊपर वाला भी परपेंडिकुलर तो 90 है, तो ये बॉन्ड हो ये बॉन्ड हो चाहे कोई भी बॉन्ड हो, सारे बॉन्ड क्या है? इक्विवेलेंट। ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट हियर, सो नो टर्म ऑफ इक्वेटोरियल और एक्सियल टू बी यूज्ड। या सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है तो कोई भी इक्वेटोरियल बॉन्ड या एक्सियल बॉन्ड जैसी कोई चीज नहीं है, सारे बॉन्ड एक प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंस रूल वैलिड नहीं है, क्योंकि इक्वेटोरियल और एक्सियल वाला था ना, बेंस रूल इज नॉट वैलिड, जहां मन करे वहां लगाओ लोन पे। समझ आ रही है बात सबको हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। मैम हाँ, तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल नहीं होगा फिर, क्योंकि रिपल्शन भी होगी इसमें तो फिर? हाँ होगा। किससे कंपेयर कर रही हो? बाकी सबसे तो अनस्टेबल है, बट फिर से वही अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ये नहीं होता ना, मैं तो जानती हूँ ये अनस्टेबल है, पर तुम्हें बता दूंगी तो तुम ये सोचोगे कि अनस्टेबल है तो इट शुड नॉट एग्जिस्ट, पर ऐसा नहीं होता ना। और मैम अगर हाँ, स्टेबिलिटी का एग्जिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, अनस्टेबल है कंपेयर टू अदर्स। अच्छा, और मैम अगर लोन पेयर आए और इनमें अगर लोन पेयर आ गया तो फिर तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो अनस्टेबल हो जाएंगे। जाएंगे बिल्कुल, रेस्ट कंपेयर टू अदर्स और ज्यादा अनस्टेबल होंगे बिल्कुल, बट और मैम कैन से ये बात डज नॉट कि मीन कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा मैम, एक और बात ये होती है, इक्वेटोरियल हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा लंबी होती है एक्सियल से। हमेशा नहीं होती, सिर्फ PCl5 में होती है, PF5 में नहीं होता। ओके मैम, ठीक है मैम। PCl5
axial bond lengths are longer than equatorial. That's why PCl5 is unstable and breaks to PCl3. Axial bonds are longer than equatorial in PCl5, and that is why PCl5 breaks to PCl3 plus Cl2. हाँ जी, लेट्स कम बैक। CN का हमने दे दिया कि हमारा वो क्या है, ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, बॉन्ड एंगल्स आर 90। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट SF6। सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर या फ्लोरीन? सल्फर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर पे? 6. मोनोवैलेंट कितने हैं? 6 6 + 6 जी 12 का हाफ 6 हाँ 6 0। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। लोन पेयर है नहीं, 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसका मतलब इट इज अ प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल। प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल। इस वजह से आपको याद होगा एक फैक्ट मैंने लिखवाया था ग्रुप 16 में, SF4 का हाइड्रोलिसिस होता है, SCF6 नहीं होता। SF6 does not hydrolyze. Why? Due to steric hindrance. SF6 is very sterically hindered. क्या आप देख पा रहे हो, एक सल्फर के आसपास 6 फ्लोरीन लग गए हैं, और अगर आपको हाइड्रोलिसिस करना है देन वाटर नीड्स टू अटैक ऑन द सल्फर, पर वो अटैक पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, SF4 का होता है। ऑल्सो SF6 बनता है, SCl6 नहीं बनता। स्टेरिक हिंड्रेंस इज द रीजन। 4.5 घंटे की क्लास में भी बताया था, रिवीजन में भी बताया था, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सल्फर का साइज इतना बड़ा नहीं है कि 6 क्लोरीन उसके पास लगा दिया जाए, 6 फ्लोरीन तो फिर भी एक बार को लग जाएंगे। समझ आई बात सबको, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब ये आ गया। अब जब यहाँ पे लोन पेयर लगाना है तो मैंने कहा ना, आप लोन पेयर कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो लेट्स टेक अ केस ऑफ BrF5। हु हैज टू बी द सेंट्रल एटम हियर? Bromine. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7. है? तो 7। 7 प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं? 5। 7 + 5 12। 12 का हाफ 6, मतलब इट इज स्टिल sp3d2, राइट? बट आई हैव ओनली 5 फ्लोरीन्स, तो मतलब 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर का केस बनेगा ऐसे। अब लोन पेयर कहीं भी लगा सकते हो जहां मन करे, पर क्योंकि विजुअलाइजेशन सही हो, अच्छी हो, मैं यहाँ लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ लगा लो या नीचे लगा लो, जहां भी आपको ठीक लगे, यहाँ लगा लो। चलो यहाँ से और अच्छी विजुअलाइजेशन हो जाएगी, और यहाँ लगा दो फ्लोरीन। ज्योमेट्री क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल, उस पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। शेप क्या हुआ? Now that is again looking like a pyramid, isn't it? But उसका बेस क्या है? स्क्वायर, तो वी कॉल इट एज स्क्वायर पिरामिड। समझ आई बात सबको, हाँ या ना? Yes, ma'am.
let's take another case, that is XCF4. सेंट्रल एटम कौन है? Xc. जेनॉन. जेनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 8. मोनोवैलेंट 4. 8 + 4 12 12. का हाफ 6, मतलब 6. sp3d2. लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ कितने फ्लोरीन है? 4. 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, मतलब ज्योमेट्री तो स्टिल निकली ऑक्टाहेड्रल. व्हाट हैज टू बी द शेप? यहाँ पे थोड़ा केयरफुली वर्क करना है. आपको ये तो पता है ना, बगल बगल वाले सारे एंगल 90 हैं इसमें, हाँ या ना? Yes, ma'am. एक लोन पेयर जहां मन करे, पर दूसरा लोन पेयर उसके 90 पे तो नहीं लगाओगे ना, उसके No, ma'am. ऑपोजिट लगाना है. तो अगर एक लोन पेयर यहाँ लगा रहे हो तो दूसरा यहाँ लगाओ, ठीक है. ऑलवेज पुट 2 लोन पेयर्स ऑन एग्जैक्टली 180 डिग्री इन अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, क्योंकि लोन पेयर अदरवाइज रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी. तो ऐसे लगाया, यहाँ हर जगह फ्लोरीन लगा दिए. ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है. शेप कैसे से लग रही है? सीधा स्क्वायर सी लग रही है, पर प्लेनर हो गया ना, क्योंकि ये तो सारे एक ही प्लेन पर है, तो वी कॉल इट एज स्क्वायर प्लेनर. स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज स्क्वायर प्लेनर. समझ आई बात सबको, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब बताओ कोई ऐसा केस हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जहां पे 4 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर बनाने पड़े मुझे, 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर. कैन आई हैव एनी केस? No, ma'am. नो, बिकॉज तीसरा लोन पेयर फिर 90 पे लग जाएगा ना, 90 पे लोन पेयर Yes, ma'am. लगता है ना, सो सच केस कैन नॉट एग्जिस्ट. क्लियर? Yes, ma'am. लास्ट नॉट लीस्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर 7. कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के रेयर कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं. आपके कोर्स में सिर्फ 2 ही हैं, IF7 which is an interhalogen and XCF6. So these are the only 2 complexes compounds that can exist with coordination number 7. क्योंकि coordination number 7 एक बहुत ऐसा केस है जिसमें सबसे बड़ा सेंट्रल एटम चाहिए होगा, क्योंकि उसके आसपास 7 एटम्स लगाने हैं, है ना. तो सबसे बड़ा साइज या तो नोबल गैसेस का होगा या फिर उसके बगल वाला आयोडीन, इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता, है ना. आयोडीन अगर ले रहे हो तो उसके आसपास सबसे छोटे एलिमेंट्स ही लोगे, और सबसे छोटे में कौन आता है हेलोजेंस में? फ्लोरीन. तो IF7 इज द केस, XCF6 इज द ओनली केस, है ना. जेनॉन भी बड़ा साइज का, और जेनॉन का और कोई एलिमेंट ऐसा बनता नहीं है, सिर्फ क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स ही होते हैं. So if I have coordination number 7, my hybridization would be sp3d3. My geometry would be pentagonal bipyramidal. नीचे पेंटागन बनाएंगे, मेक अ पेंटागन लाइक दिस, एंड देन 5 इसमें और 2 ऊपर नीचे, लाइक दिस. हालांकि स्ट्रक्चर बहुत हिंडर्ड होने वाला है और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने वाला है, इसलिए बहुत कम ही कंपाउंड ये देते हैं, है ना. तो IF7 एक बार निकाल के देख लो. कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल एटम कितना है? आयोडीन. कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7. मोनोवैलेंट कितना? 7 फ्लोरीन. तो 7 + 7 14, 14 का हाफ 7, sp3d3, है ना. तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और कोई इसमें लोन पेयर है नहीं, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या रहेगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ठीक है जी, हाँ या ना? Yes, ma'am. अब XCF6 देखें. CN जेनॉन है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 मोनोवैलेंट, 8 + 6 14 का हाफ फिर से 7, मतलब sp3d3, है ना जी. पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट एक लोन पेयर लगाना पड़ेगा, है ना. तो एक लोन पेयर यहाँ पे भी
कहीं भी लगा दो। हालांकि यहाँ पे कोशिश करो कि आप ऊपर की तरफ लगाओ रादर देन नीचे की तरफ, क्योंकि ये 90 है, ये वाले एंगल तो 70 के आसपास है ना। तो XCF6 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर यहाँ लगा दिया और एक 6। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3, ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बायपिरामिडल। शेप क्या है? अब शेप तो हमें समझ ही नहीं आ रही क्या है ना, इसे इसलिए बोल देते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 6 है ना, 6 ही फ्लोरीन है, इसलिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इज द शेप। ऐसा लग रहा है ऑक्टाहेड्रल को डिस्टॉर्ट कर दिया गया। कितने बच्चों को यहाँ तक सारी कहानी समझ आई है? मैम Yes. इनका बॉन्ड एंगल 51.4 होता होगा डिग्री, किसका? इन सबका मतलब नहीं, फ्लोरीन के बीच सबका में नहीं होता ना, बॉन्ड। नहीं, ये 5 एक पर है और 2 ऊपर नीचे है ना, तो 360/5 करो। 360/5 मतलब 72 के आसपास बैठा ना, तो ये अंदर वाले 72 वाले, ऊपर वाले 90 है, ये तो 90 है, अच्छा पेंडिकुलर है ना ये। तो अभी मैंने ठीक है, करा लोन पेयर में ऊपर लगाऊं, है ना। हालांकि यहाँ पे और ओके मैम। अमीनाज होते हैं जो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसलिए मैंने कराया नहीं। ठीक है जी, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन। अब मुझे अपने आप इंडिविजुअली सारे बच्चे करके बताओ। I3 माइनस I3 प्लस PO4 3 माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस, बताओ इन सबका ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन। पहले I3 माइनस का कौन बताएगा? फर्स्ट कौन आएगा? मैम sp3d। SP हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। sp3d कितनों का आया? sp3d Yes. बस 2 ही का? यस मैम। 3 Yes, ma'am. 4, बस 4 3D. 5, और कोई? बस 5 बच्चे। वंश, Ma'am, SP3 आ रहा है। sp3 क्यों आ रहा है? सेंट्रल एटम कौन है बेटा? पाई ले लेंगे। आई लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आई के 7 मोनोवैलेंट कितने हैं? 3 गलत। जब 3 टोटल हैं, एक तूने सेंट्रल ले लिया, तो मोनोवैलेंट कितने बचे? 2 समझ आई बात? हम्म और नेगेटिव चार्ज कितने का है? 1 ऐड कर दे, कितना आया? 10/12 5 आया। sp3d हाँ या ना? Yes. तो हाइब्रिडाइजेशन तो हुआ sp3d। अब कैसा होता है sp3d? इस प्रकार। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं? टी शेप, tbp 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। पागल है क्या? जब 2 आयोडीन सेट, नहीं 2 ही बॉन्ड पेयर होंगे ना। हाँ 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। कितने बच्चे समझे हैं? एक आयोडीन तो सेंट्रल है ना, ऐसे कर लो इसे, है ना। तो एक सेंट्रल है, बाकी सब, तो एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, बाकी सब जगह लोन पेयर लगाओ। बोलो हाँ या ना? और टोटल क्या हो गया? नेगेटिव। तो अब आप बताओ इसका आपको शेप कैसा दिख रहा है? हाउ इज द शेप? linear। आई Linear, right. So can I say I3 minus and CO2 are isostructural? CO2 was also linear, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Linear, I3 ma'am. minus is linear, both are isostructural. समझ आई बात सबको? हाँ या ना? I3 plus sp3d। SP3. sp3d किसने बोला? हम गलती से बोलते हैं। हाँ, sp3 आ रहा है सबका? हाँ या ना? Yes, ma'am. ज्योमेट्री क्या हुई फिर? टेट्राहेड्रल।
अच्छा, कितना लोन पेयर कितना बॉन्ड पेयर? 2 2 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, है ना? तो ये क्या होगा, शेप क्या होगा? बेंट बेंड शेप. तो who can be isostructural with I3 plus? SO2. SO2 can be isostructural. H Water can be isostructural, है ना? Yes, ma'am. ठीक है. तो जब आइसोस्ट्रक्चरल देखना है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखनी, ज्योमेट्री नहीं देखना, लुक फॉर द शेप. ओके. Now what about phosphate? What is the hybridization? sp3 sp3 SP3. sp3. शाबाश. Geometry shape. Geometry tetrahedral shape. tetrahedral Tetrahedral. Because there will be no lone pair. lone pairs. This is phosphate. PO4 3 minus. No, sorry. This is phosphate. Sulfate. sp3 ये भी SP3. sp3 आ रहा है. yes Yes, ma'am. Geometry tetrahedral. Shape Tetrahedral. tetrahedral. No lone pairs, है ना? Yes, ma'am. Clear everybody? कोई doubt? मैम इस केस में PO4 और SO4 तो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होंगे ना? नहीं, क्यों है? क्यों नहीं है? है? अरे मैम लेकिन O में जैसे नेगेटिव नेगेटिव है, उसमें सिर्फ 2 में ही नेगेटिव है, एक में उससे कोई फर्क नहीं हो रहा. स्ट्रक्चर है ना, एसिडिटी थोड़ी चेक करनी है. अच्छा ठीक. ठीक है. इसमें एक H है, दो H है, ऐसा थोड़ी चेक करना है. ठीक है. क्लियर हुआ भैया? ओके मैम. अब मुझे कॉन्फिडेंटली बताओ कि भाई बना लोगे स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप, हाँ या ना? Yes, ma'am. yes ma'am यस मैम. Yes, ma'am. पक्का? कोई गलती तो नहीं होगी? No, ma'am. No, ma'am. सब पक्का ना, विश्वास कर लूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है. और कोई दिक्कत भैया? हम आपकी सेवा में हाजिर है. और कोई दिक्कत? मैम नो मैम. ये DSP2 करके कुछ तो होता है ना? DSP2 अभी नहीं करना, कोऑर्डिनेशन में आएगा. स्क्वायर प्लेनर होता है DSP2. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आएगा. केमिकल बॉन्डिंग में DSP2 वाला कोई केस नहीं होता. ठीक है मैम. जैसे ये वाले केसेस होते हैं, ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स PTNH3 होल 4+2, दिस इज DSP2 स्क्वायर प्लेनर. पर ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं. ये आपसे कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग या P ब्लॉक में नहीं पूछा जाएगा. ये सब D ब्लॉक है. D ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन. ठीक है. और भी होती है, जैसे sp3 D2 हमने लिखा, D2 sp3 भी होती है, पर ये सिर्फ कोऑर्डिनेशंस में आएंगे. अभी हमें करने की जरूरत नहीं है. ओके. ठीक है. और कुछ भाई, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो मैम. नहीं. चलो, मैम आज टेस्ट 5:30 के बाद दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो. 7 बजे तक सेंटर खुला है, कभी भी दे दो. ओके मैम. ठीक है. तो आज ठीक है मैम. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है. थैंक यू मैम. ओके. थैंक यू. थैंक यू मैम.